साथियों नमस्कार, जोहार। माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट एलोकेशन किया है 2,78,000 करोड़ का। आज मैं स्टेट वाइज जो बजट एलोकेशन हुआ है और कल के बजट के बाद में आज हाउस में जो डिटेल्ड डिमांड ऑफ ग्रांट्स अप्रूव हुई है, प्लेस हुई है, उसके बारे में बात करूंगा। मैं सबसे पहले स्टेट बाय स्टेट आऊंगा। सबसे पहले आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 11,486 11,486 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट हुआ है। 11,486 करोड़ टोटल। आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 72,468 72,468 करोड़ रुपीस के रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा दोनों नंबर्स। इस साल का बजट है 11,486 करोड़ और टोटल प्रोजेक्ट्स हैं 72,468 करोड़ और कई नए प्रोजेक्ट्स का सर्वे चल रहा है, नए ब्रिजेस का सर्वे चल रहा है। बहुत बड़ी कनेक्टिविटी दी जाएगी भूटान को, जो कि कोकराझार से गिलफू और बनारहाट से समस्ते, ये भूटान की कनेक्टिविटी होगी। आपने देखा हाल ही में मिजोरम की कनेक्टिविटी कंप्लीट हुई, वैसे ही मणिपुर का काम कुछ समय रुकने के बाद में फिर से चालू हो गया है। नागालैंड का काम तेजी से चल रहा है। अरुणाचल के लिए एक प्रोजेक्ट का डिटेल डीपीआर बनने के बाद में एडवांस्ड स्टेज में है अप्रूवल के लिए। सिक्किम का काम तेजी से चल रहा है और जो स्ट्रैटेजिक एरिया है, जो स्ट्रैटेजिक सेक्शन है करीब 40 किलोमीटर का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पूरे देश के साथ जोड़ने वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से के लिए भी विशेष प्लानिंग की गई है। 4 लाइन्स और अंडरग्राउंड लाइन की भी प्लानिंग की गई है। अंडरग्राउंड लाइन्स की भी प्लानिंग की गई है। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कनेक्टिविटी का टोटली नया एक आयाम बनेगा, नया डायमेंशन बनेगा आने वाले समय में। और काम भी बहुत तेजी से चल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय की भावना से हमेशा काम किया है। इसीलिए जो पहली वंदे स्लीपर चालू हुई वो भी गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चालू हुई और हर तरह से जो पर्यावरण से संबंधित विषय हैं उसका भी ध्यान रखा गया है। हाथियों को बचाने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से डिसाइडेड है। साथ ही साथ एक नया प्रोजेक्ट अभी हाथ में लिया जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, वो है एआई बेस्ड कैमरा, थर्मल कैमरास का यूज करके एआई बेस्ड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से हाथियों को प्रॉपरली टाइम पे डिटेक्ट कर सके और उनको बचा सके। ये आसाम से रिलेटेड है। अब मैं आऊंगा वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल को बधाई हो कि आपके यहाँ पहली बुलेट ट्रेन आएगी सिलीगुड़ी के लिए। वाराणसी से सिलीगुड़ी वाया पटना ये ट्रेन, बुलेट ट्रेन सिलीगुड़ी आएगी और भविष्य में ये बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर टुवर्ड्स गुवाहाटी भी जाएगा। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, बंगाल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बुलेट ट्रेन वेस्ट बंगाल के लिए मिलेगी। साथ ही साथ एक नया फ्रेट कॉरिडोर भी वेस्ट बंगाल के लिए आएगा, जो कि वेस्ट बंगाल में दानकुनी से आरंभ होगा और गुजरात को जोड़ेगा और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भी ये फ्रेट कॉरिडोर जोड़ेगा। करीब करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां वेस्ट बंगाल में चलाई गई हैं और मैं विशेष जिक्र करूंगा वेस्ट बंगाल के केस में कि कोलकाता मेट्रो जो 40 साल में मात्र 27 किलोमीटर 27 किलोमीटर्स इन 40 इयर्स हुआ था 2014 के बाद में, इस काम में जो पेश आया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता के निवासियों के लिए, पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए जो ध्यान दिया, उसके कारण 11 इयर्स में 45 किलोमीटर्स कोलकाता मेट्रो बनी। आप देखिए कंपैरिजन, 40 इयर्स में 27 किलोमीटर्स और 11 इयर्स में 45 किलोमीटर्स।
It's a major improvement in the connectivity for West Bengal. हालांकि ये प्रोजेक्ट और भी तेजी से आगे जा सकता है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी चिंगड़ी घाटा में परमिशन नहीं दी जा रही है। वहां पे एक बाईपास रोड भी बना दी गई है, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, फिर भी करीब 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से काम आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं है। अभी 17 नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करने की मुहिम चलाई है और वेस्ट बंगाल के लिए रिकॉर्ड बजट है 14,205 करोड़ रुपीस का, 14,205 करोड़ रुपीस का। वेस्ट बंगाल में बहुत ही बड़ा फोकस है रेलवे कनेक्टिविटी का, क्योंकि कंप्लीट स्टेट रेलवे पे बड़ा डिपेंडेंट है और बहुत ध्यान दिया गया है नई ट्रेन्स का भी। करीब 1 दर्जन से अधिक, 1 डजन से ज्यादा नई ट्रेन्स अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की है और इससे पहले भी करीब 100 से अधिक ट्रेन्स इन 10 वर्षों में स्टार्ट हो चुकी है वेस्ट बंगाल में। मैं नेक्स्ट आऊंगा उड़ीसा पे। मैं उड़िया में बात करूंगा। आप लोगों को समस्त को नमस्कार, जय जगन्नाथ। बंधुगण, उड़ीसा पाई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड बजट आवंटन करिसेंती 10,928 कोटी टंका, 10,928 करोड़ रुपीस, 10,928 करोड़ रुपीस बजट आवंटन करिसेंती। ओडिशा राज्य रे कनेक्टेड रेलवे प्रोजेक्ट्स एबे पहुंचिलानी 90,659 करोड़, 90,659 कोटी टंका रेलवे प्रोजेक्ट्स चलीची। आपण माने मने करंतु जेतेबेले डबल इंजन सरकार आरंभ होइथिला, काम आरंभ करथिले 2024 रे, सेतेबेले आमे माने प्रॉमिस करथिले जे आगामी 5 वर्ष भितरे ओडिशा रे लक्ष कोटी टंकार प्रोजेक्ट्स करा जिवो। तो सेही लक्ष कोटी टंका प्रोजेक्ट्स टार्गेट को नहीं कि जेतेबेले आमे चालीचे सेतिरे 90,659 करोड़ पर्यंत आमे पहुंचिलेनी। आउ 10,000 कोटी टंका ऐड करले लक्ष कोटी टंकार प्रोजेक्ट्स ओडिशा को, रेलवे प्रोजेक्ट्स ओडिशा को मिलिबो। सेहा आमर प्रॉमिस अच्छी, सेटा आमर प्रतिश्रुति अच्छी। सेही प्रतिश्रुति को आमे निश्चित भावे पूरण करिबा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित भावे ओडिशा प्रति सबुदिने प्राइम फोकस देकी काम करुछंती। महाप्रभु जगन्नाथंको आशीर्वाद रु ओडिशा रे आउ गोटे बड़ प्रकल्प आरंभ होबो, जहा की बहुत बेनिफिट ओडिशा को देबो। सेटा हैला ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर दांकुणी रु आरंभ होबो, बंगाल रे, पश्चिम बंग रे आरंभ होबो। सेटा ओडिशा देकी जिवो आ ओडिशा पर छत्तीसगढ़ रु मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश पर महाराष्ट्र देकी गुजरात रे सूरत पोर्ट और महाराष्ट्र रे वाडवन पोर्ट, ये दुईटी पोर्ट्स को कनेक्ट करिवो। यह जोगु ओडिशा रे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत बढ़िबो। तत्सहित समस्ते जानी की खुशी हेबे जे ओडिशा रे 6टी खंडे वंदे भारत सर्विसेज चली छी आउ 6 अमृत भारत सर्विसेज मध्य चली छी। ओडिशा रे 11 वर्ष भितरे 2,200 किलोमीटर ट्रैक तैयारी होई छी, 2,200 किलोमीटर नुआ ट्रैक तैयारी होई छी। जहाँ यदि कंपेयर करिवे ताले मलेशिया भली गोटे बड़ राष्ट्र रु अधिका ओडिशा रे ट्रैक तैयारी होईची एई गत 11 वर्ष भितरे। ओडिशा प्रति बहुत अधिक फोकस अच्छी। मु धन्यवाद देवा चाहेबी माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय को। तांकर बहुत सहयोग मिलुची। ओडिशा रे डबल इंजन गवर्नमेंट बहुत ही फोकस्ड वे रे काम करिसेंती। सर, हाथी मृत्यु पई ओडिशा हाथी विषय रे मध्य बहुत आमे ध्यान रखिछु। गोटे नुआ टेक्नोलॉजी अच्छी ऑप्टिकल फाइबर केबल विषय रे प्राय पाखापाखि जेते जहाँ हाथी एरिया अच्छी से सबू एरिया रे काम चली से टेक्नोलॉजी को लगाइबा पई। तत्सहित नुआ गोटे स्टार्ट होबो एबे गोटे एआई बेस्ड थर्मल कैमरा खूब शीघ्र सेटा में लॉन्च करिबु। आसंता 6 मास भितर लॉन्च करिबु। सेटा लॉन्च हैला परे गोटे ऑप्टिकल फाइबर केबल तत्सहित
से एआई कैमेरा ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ପାଖାପାଖି 200 ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଦେଶ ସାରା ଆମେ ଖୋଜିକି ରଖିଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ନୂଆ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ତିଆରି କରିବୁ so that elephants can pass through those underpasses. They don't have to come onto the track. I will now come to बिहार. बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहार में रिकॉर्ड बजट आवंटित हुआ है. बिहार में रेलवे के लिए 10,379 करोड़ रुपीस का बजट आवंटित हुआ है. बिहार के जन जन का अभिनंदन और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बिहार के लिए टोटल 1,09,158 करोड़ रुपए, टोटल 1,09,158 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, रेलवे के प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, सैंक्शन हुए हैं. से पटना होते हुए सिलीगुड़ी वो मात्र 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी. मात्र 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी. जैसा आप जानते हैं फर्स्ट फेज में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में मुंबई से अहमदाबाद का काम चालू बहुत तेजी से चल रहा है. अगले साल इसका कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होगा. कल शायद एक और टनल का ब्रेक थ्रू है. तो इतनी तेजी से जब ये काम चल रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरे फेज का आह्वान किया जिसमें 7 प्रोजेक्ट लिए गए. 7 में 2 प्रोजेक्ट नॉर्थ और ईस्ट के हैं और 5 प्रोजेक्ट्स वेस्ट और साउथ के हैं, जिससे कि बहुत एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा नॉर्थ इंडिया में. दिल्ली से लेके सिलीगुड़ी तक पूरे उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए बिहार को जोड़ते हुए आगे पश्चिम बंगाल तक जोड़ते हुए, यानी दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक का एक लंबी हाई स्पीड कॉरिडोर एक बनेगा. हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेजी से हुआ है. उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और 157 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है. अमृत भारत स्टेशन के तहत 157 स्टेशन का नव निर्माण हो रहा है और कई रिसेंटली अमृत भारत ट्रेन चालू हुई है. 4 पेयर्स चालू हुए हैं और भी कई नई पाइपलाइन में है. जो जैसे जैसे ट्रेन वंदे भारत, अमृत भारत नई बन रही है वैसे वैसे ट्रेन स्टार्ट करते जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के बाद में मैं कवर करना चाहूंगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को, तीनों को. राजस्थान के लिए बजट में रिकॉर्ड एलोकेशन है 10,228 करोड़. पहली बार 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट एलोकेशन हुआ राजस्थान के लिए. राजस्थान का ये बजट एलोकेशन कांग्रेस के समय में जितना बजट मिलता था उससे 15 गुना ज्यादा है, 15 टाइम्स ज्यादा है. टोटल 56,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट राजस्थान में चल रहे हैं, 56,863 करोड़ रुपीस के, और 85 स्टेशंस का नव निर्माण किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के तहत. ओवरऑल राजस्थान में इलेक्ट्रिफिकेशन एक बहुत छोटा सा 2 सेक्शन बचे हैं, बाकी कंप्लीट हो चुका है और कई नई गाड़ियां चालू हुई है और गाड़ियां बहुत पॉपुलर भी है. जैसे अभी हाल ही में जोधपुर और बीकानेर से वंदे भारत चालू हुई थी दिल्ली के लिए, जैसलमेर से स्वर्णनगरी एक्सप्रेस चालू हुई थी, फिर जोधपुर और पाली और उस एरिया से हैदराबाद के लिए, चेन्नई के लिए, पुणे के लिए गाड़ियां रवाना हुई थी. तो बहुत ही पॉपुलर है और भी कई नई गाड़ियों का इसमें तैयारी चल रही है और जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होता है वैसे वैसे नए प्रोजेक्ट्स भी लिए जाएंगे. इसके बाद में मैं आता हूं मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश के लिए फिर एक बार रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 15,188 करोड़ रुपए का, 15,188 करोड़ रुपीस का, जो कि कांग्रेस के समय जो बजट होता था उससे 24 गुने ज्यादा है, 24 गुने. बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हाल ही में सैंक्शन हुए, आपने देखे होंगे. इंदौर से लेकर मनमाड तक का जो कई वर्षों का सपना था, ऐसे कई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है. दोनों राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलके दोनों बहुत ही मेहनत कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को तेजी से स्टार्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए.
100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और टोटल प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में 1,18,000 करोड़ के हैं, 1,18,000 करोड़ रुपए के। और जो नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अप्रूव हुआ है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी मध्य प्रदेश होगा। पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये पूरा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर से जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इस पूरे क्षेत्र में, जितने कंटेनर का, बल्क का, कार्गो का मूवमेंट होगा, वो सारा का सारा इस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे आएगा। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कंप्लीट मध्य प्रदेश के लिए बड़ा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जो कि इस कॉरिडोर के साथ साथ रहेगा। साथ ही साथ इस कॉरिडोर से पूरा मध्य प्रदेश वेस्ट कोस्ट के गुजरात के सारे पोर्ट्स और महाराष्ट्र के सारे पोर्ट्स इनसे जुड़ जाएगा। क्यों? जो हमारा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो कि लुधियाना से नवा शेवा जेएनपीटी पोर्ट तक जाता है, वो कनेक्ट होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से सूरत के पास में। सूरत के पास में उसका जंक्शन बनेगा। उस जंक्शन से एक तरीके से नॉर्थ की तरफ जाए तो वेस्टर्न कॉरिडोर से नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं, और ईस्ट और सेंटर की तरफ जाएं तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की तरफ जा सकते हैं, और साउथ की तरफ जाएं तो उसी वेस्टर्न कॉरिडोर से नीचे की तरफ जा सकते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ को भी रिकॉर्ड बजट मिला है। 7,470 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ के लिए बजट है, 7,470 करोड़ रुपए का, और ये कांग्रेस के समय से 24 गुना अधिक है। कांग्रेस के समय से 24 गुना अधिक है। छत्तीसगढ़ में 51,080 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अभी हैं सैंक्शन और चल रहे हैं। काम बहुत तेजी से काम चल रहा है। कई नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं और जो वर्षों से बस्तर के क्षेत्र में जगदलपुर को कनेक्ट करने वाला रावघाट से जगदलपुर प्रोजेक्ट, वो भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ा इससे चेंज आएगा आदिवासी क्षेत्रों में। फिर परमल कसा से खरसिया, जो एक बहुत ही बड़ा मेजर एक कॉरिडोर, वो भी सैंक्शन हुआ है। और जो हमारा नया फ्रेट कॉरिडोर कल अप्रूव हुआ है, वो उसका भी बड़ा बेनिफिट छत्तीसगढ़ को मिलेगा। वेस्ट बंगाल से आरंभ होके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए आगे मध्य प्रदेश को जोड़ेगा ये फ्रेट कॉरिडोर, और इससे छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। साथ ही साथ जितना काम अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है उससे एक बड़ा बेनिफिट यह आएगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पैसेंजर गाड़ियों की संख्या डबल हो जाएगी। मेल एक्सप्रेस की गाड़ियों की संख्या डबल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले 2 वर्षों में कंप्लीट होने को आ रहे हैं, जहां पे काम एक एडवांस स्टेज में पहुंच गया है और फाइनल शेप देके उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना है, जिससे कि डबल कर सके छत्तीसगढ़ के लिए गाड़ियों की संख्या को। मैं आता हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लिए भी रिकॉर्ड बजट आवंटन हुआ है, करीब 24,000 करोड़ रुपए का। 24,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र के लिए बजट है। एग्जैक्ट नंबर बोले तो 23,926 करोड़ रुपए, 23,926 करोड़। हमारे रेलवे वाले भी बाटा की प्राइस लगाते हैं 24,000 करोड़ हुआ ये। तो टोटल प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में बुलेट और फ्रेट कॉरिडोर सब मिला के 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। 1,70,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र में। 1,70,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं। और महाराष्ट्र को 2 नई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स मिले हैं, एक तो मुंबई से पुणे और दूसरा पुणे से हैदराबाद। और इसका बेनिफिट इतना होगा, मुंबई से पुणे की यात्रा मात्र 48 मिनट की रह जाएगी। मुंबई से पुणे की यात्रा मात्र 48 मिनट्स की रह जाएगी बुलेट ट्रेन से। और इसका बहुत बेनिफिट होगा। पुणे और मुंबई प्रैक्टिकली एक शहर की तरह हो जाएंगे। आप मुंबई में काम कंप्लीट करके पुणे जाइए, चितले बंधु की मिष्ठान भंडार से अपना सामान खरीद के बाकरवड़ी खाइए, और बहुत अच्छा इससे बेनिफिट होगा। साथ ही साथ पुणे से हैदराबाद, ये प्रोजेक्ट से पुणे से हैदराबाद, जो कि दोनों बहुत बड़ा आईटी और मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के हब हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो
1 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी मात्र। पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट, यानी 2 घंटे से कम समय में पुणे से हैदराबाद। तो बहुत बेनिफिट होगा। महाराष्ट्र के दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए सभी का अभिनंदन, और बहुत ही सहयोग है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सहयोग है, जिसके कारण तेजी से ये सारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। जो नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो भी महाराष्ट्र के वाडवन पोर्ट को कनेक्ट करेगा। जैसा मैंने आपको बताया, डांकुनी वेस्ट बंगाल में चालू होके वहां से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए महाराष्ट्र और आगे सूरत के पास में इसकी कनेक्टिविटी आएगी, जिससे कि वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा। तो वाडवन पोर्ट को कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलेगी, जिससे कि वाडवन पोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक होने वाला है आने वाले समय में, इसको पूरे हिंटरलैंड से कनेक्ट हो जाएगा ये पोर्ट इस फ्रेट कॉरिडोर से। मैं आता हूं गुजरात में। गुजरात को रिकॉर्ड बजट का आवंटन हुआ है। गुजरात के लिए रेलवे का बजट 17,366 करोड़ 17,366 करोड़ रुपीस का है, जो कि कांग्रेस के समय जो बजट होता था उसका 29 गुना है, 29 टाइम्स है। टोटल प्रोजेक्ट्स गुजरात में 1,28,000 करोड़ के हैं। 1,28,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रेलवे के गुजरात में हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो नया रूट है, ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और ऊपर पंजाब, लुधियाना को कनेक्ट करते हुए आता है। इस पूरे कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जुड़ेगा। सूरत के पास में इसका जंक्शन बनेगा। तो इससे गुजरात के वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं, वहां से कोई भी सामान जो भी हिंटरलैंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और वेस्टर्न कॉरिडोर के थ्रू राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई फैक्ट्री लगाए उसको पोर्ट से कनेक्ट कर पाएंगे इस फ्रेट कॉरिडोर से। गुजरात में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और 87 स्टेशंस का नवनिर्माण हो रहा है। गुजरात में अहमदाबाद से मुंबई की जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से कल इसका नेक्स्ट एक और टनल का ब्रेक थ्रू है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अगले साल इसका कमर्शियल ऑपरेशन करने का टारगेट रखा हुआ है। बहुत अच्छी खूब मेहनत की जा रही है, टीम मेहनत कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार गाइडेंस मिलता है, रिव्यू होता है। जैसा आपने देखा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का देश के लिए बहुत ही महत्व है और पहले फेज में एक प्रोजेक्ट लिया गया था मुंबई से अहमदाबाद, जिससे कि प्रोजेक्ट को लर्न कर सके। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसको सीख सके। इसमें कंस्ट्रक्शन के नए मेथड हैं, कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजीज हैं, ट्रैक टेक्नोलॉजी अलग तरह की है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन है जो, वो उसमें भी एकदम टोटली नए तरह की टेक्नोलॉजी है। उसका फिटिंग किस तरह से होता है और उसका कंप्लीट डिजाइन वो एकदम नए तरीके का है। और स्टेशंस की डिजाइन अलग है। स्टेशंस में आपने ध्यान दिया और की जा रही है, टीम मेहनत कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार गाइडेंस मिलता है, रिव्यू होता है। जैसा आपने देखा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का देश के लिए बहुत ही महत्व है और पहले फेज में एक प्रोजेक्ट लिया गया था मुंबई से अहमदाबाद, जिससे कि प्रोजेक्ट को लर्न कर सके। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसको सीख सके। इसमें कंस्ट्रक्शन के नए मेथड हैं, कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजीज हैं, ट्रैक टेक्नोलॉजी अलग तरह की है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन है जो, वो उसमें भी एकदम टोटली नए तरह की टेक्नोलॉजी है। उसका फिटिंग किस तरह से होता है और उसका कंप्लीट डिजाइन वो एकदम नए तरीके का है। और स्टेशंस की डिजाइन अलग है। स्टेशंस में आपने ध्यान दिया होगा तो बीच में पूरा गैप रखना पड़ता है, जिससे कि स्पीड से जब गाड़ी पास हो तो उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर अच्छे से एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस हो पाए। ट्रेन का डिजाइन भी बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जब ये ट्रेन 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिजाइंड है, ये सारे कॉरिडोर्स 350 kmph की स्पीड के लिए जब डिजाइंड है, तो उस हाई स्पीड पे जब ट्रेन चलती है तो उसके चारों तरफ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो उस ट्रेन का डिजाइन बहुत स्पेशल डिजाइन होता है।
तो इसीलिए बड़ी लंबी एक लर्निंग कर्व होता है, बड़ा स्टीप लर्निंग कर्व है, वो लर्निंग कर्व अब पार हो चुका है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, रेलवे कॉरिडोर्स अप्रूव किए हैं। ये 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स, 2 कॉरिडोर्स नॉर्थ और ईस्ट में हैं और 5 कॉरिडोर्स वेस्ट और साउथ में हैं। इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप जैसे अभी आपने महाराष्ट्र का जब सुना तो देखा आपने कि मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, और जब साउथ इंडिया के स्टेट्स की बात करें तो हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु और बेंगलुरु से हैदराबाद, यानी एक तरीके से अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, ठाणे, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, ये पूरा एक हाई स्पीड का बड़ा कॉरिडोर बन जाता है। और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से कई उत्तर प्रदेश के शहर जोड़ते हुए वाराणसी, वाराणसी से बिहार के कई शहर जोड़ते हुए पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक। तो ऐसे नॉर्थ इंडिया का बड़ा ये कॉरिडोर बनेगा और साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया का बहुत बड़ा ये कॉरिडोर बनेगा। तो नॉर्थ और ईस्ट और साउथ और वेस्ट, तो जैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट सभी जगह बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स आएंगे भविष्य में, तो वो वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बजट के माध्यम से पूरा किया। और अब तेजी से हमारी जिम्मेदारी है कि उन सब प्रोजेक्ट्स पे तेजी से काम करें और बहुत जल्दी इस पे काम आरंभ करेंगे। अब मैं आता हूं साथियों, गोवा के लिए 515 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है और रेलवे का 515 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है। साथ ही साथ कोंकण रेलवे के बहुत महत्वपूर्ण सेक्शंस की उसको इम्प्रूव करने के लिए, डबल करने के लिए पूरा डीपीआर कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है डीपीआर। और डीपीआर तैयार होने के बाद में अब उसका अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है। और कोंकण रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे कोस्टल एरिया को कनेक्टिविटी प्रदान करता है और देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इससे जुड़ता है। इसीलिए इस पे बहुत ध्यान देके कोंकण रेलवे के डबलिंग के लिए, कई सेक्शंस में और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कई जगह टनल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए और ट्रैक का जो पुराना टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, नए टेक्नोलॉजी का कवच सिस्टम लगाने के लिए, इन सब के लिए एक कंप्लीट डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल बना है जो कि बहुत जल्दी उसके अप्रूवल के लिए लेके जाएंगे। मैं आता हूं साथियों अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड पे। सबसे पहले दिल्ली के लिए भी रिकॉर्ड बजट का आवंटन हुआ है 2711 करोड़ रुपए का, 2711 करोड़ रुपए का। और दिल्ली के लिए पहली बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ती हुई और आगे वाराणसी से सिलीगुड़ी यानी बिहार और वेस्ट बंगाल को जोड़ती हुई ये ट्रेन अभी कल घोषणा हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है और आप जानते हैं कि दिल्ली में कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। अभी नए ब्रिजेस यमुना जी पे बने हैं जिसका भी बहुत जल्दी इनॉग्रेशन होगा। साथ ही साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, काम चालू हो चुका है। पहाड़गंज की तरफ से काम स्टार्ट हुआ है, पहाड़गंज साइड से स्टार्ट हुआ है और काम बहुत अच्छा चलेगा। बहुत एक सुंदर स्टेशन, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा। बहुत बड़ा चैलेंज आता है जब स्टेशन का नवनिर्माण करना होता है। अगर हम बाकी पश्चिमी देशों की बात करें तो वहां पर जब स्टेशन का नवनिर्माण करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रीडेवलपमेंट करते हैं, तो वहां ट्रैफिक को पूरा रोक देते हैं, यानी पूरी टाइम ट्रैफिक को रोक लेते हैं, वहां कोई गाड़ियां नहीं चलाते। लेकिन हमारे देश में गाड़ियां इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक, रेलवे इतना इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है कि हम गाड़ियों को रोक नहीं सकते। इसलिए बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है। और जहाँ, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो बर्लिन जैसे स्टेशन में जहाँ पे 7 से लेके 10 वर्ष लगे काम करने में, यहाँ पर भारत में तेजी से काम हो रहा है। ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा हुआ है। काम आरंभ करने से कंप्लीट करने का टाइम 5 साल का रखा हुआ है और जो मीडियम और छोटे साइज के प्रोजेक्ट्स है वो 3 से 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा हुआ है। तो बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसमें मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा सभी यात्रियों से और सभी नागरिकों से
कि आप भी इसमें सहयोग करें। जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया होता है उसके पास न जाएं, और जो ये कंस्ट्रक्शन के दौरान एक असुविधा रहती है उसका थोड़ा सा मेरे साथ आप मिलके, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक नई तरीके से रेलवे को नवनिर्माण करने का संकल्प लिया है उसमें आप भी सहयोग करें और उसमें थोड़ा सा और धैर्य रखें। पंजाब के लिए रिकॉर्ड बजट आया है, आप बात करें, आप घोषणा करें। सर आप पंजाब के लिए रिकॉर्ड बजट सैंक्शन हुआ है 5,673 करोड़ रुपए, 5,673 करोड़ रुपए। ये कांग्रेस के समय के बजट से 25 गुना अधिक है, 25 गुना अधिक है। और 30 स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि वर्षों से लोगों की डिमांड थी। मेरे वरिष्ठ साथी श्री बिट्टू जी मेरे साथ हैं, आपका बहुत ही अनुभव है और जमीनी नेता है, एकदम ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं। आप इतना सारा लगातार इनपुट देते हैं कि यहाँ पे एक अंडरपास, यहाँ पे फ्लाईओवर, इस तरह से ये कनेक्टिविटी हो तो अच्छा होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना, आज तो हमने शर्ट भी एक जैसे पहने हुए, सेम हमारी यूनिफॉर्म हो गई है लगता है। आपका प्यार ही इतना है। बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छा सहयोगी मेरे वरिष्ठ साथी हैं और हमेशा इनका सहयोग मिलता है। माननीय सोमन्ना जी का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, वो कर्नाटक के इनपुट्स देते हैं, आप पंजाब, हरियाणा, कई राज्यों का इनपुट्स देते हैं। हरियाणा को भी साथियों रिकॉर्ड बजट एलोकेशन हुआ है 3,566 करोड़, 3,566 करोड़ रुपीस। और हरियाणा में टोटल 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन हरियाणा में 100% कंप्लीट हो गया है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और फ्रेट कॉरिडोर का भी बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही वंदे भारत तो बहुत सारी है। हरियाणा में कई नए स्टेशंस बन रहे हैं, 34 स्टेशंस का नवनिर्माण हो रहा है और कई नई गाड़ियां चालू हुई है अभी, अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। कई बार कई साथी मिल जाते हैं जो चंडीगढ़ की वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़ जाना प्रैक्टिकली एकदम बहुत ही कंफर्टेबल हो गया। चंडीगढ़ और हरियाणा पंजाब की दोनों की दृष्टि से अगर कहें तो चंडीगढ़ स्टेशन का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये करीब 5 साल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, टोटली नया बन रहा है। 2 साल का काम हो चुका है और 3 साल का काम अभी तेजी से चल रहा है, बहुत केयरफुली काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगा, पहले सारी। हिमाचल में आता हूँ। हिमाचल प्रदेश में भी बजट रिकॉर्ड है 2,911 करोड़ रुपए, 2,911 करोड़ रुपीस। टोटल 17,700 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। 17,700 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हिमाचल में प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ रही है, जो वहाँ की सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो सपोर्ट आना चाहिए, जो उनके कमिटमेंट्स है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी हम लोग तेजी से काम आगे कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल के सभी निवासियों के लिए रेलवे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसमें। फिर भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा हिमाचल के मुख्यमंत्री जी से कि जो राज्य सरकार की तरफ से सहयोग चाहिए वो जरूर उसको पूरा करें। मैं आता हूँ जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत बड़ा बजट इस बार किया है, 1,086 करोड़। अभी मेजर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ है। उसके कंप्लीट होने के बाद में अब आपने देखा होगा, अभी स्नोफॉल के टाइम में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी वंदे भारत ने लोगों की सेवा की, कश्मीर की घाटी के जरूर दिखाओ सभी की सेवा की। और ये अगर आप ये फोटो देखें, अगर आप देखें, सीमेंट और स्टील ले जाना हो, चाहे सेब और बाकी सब सामान वहां से लेके आने हो, चाहे फूड ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे लोगों को सुविधा देनी हो। और सबसे बड़ी बात है, जो जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत ट्रेन है, उसमें जम्मू से जो गाड़ी जाती है उसमें डोगरी खाना पोरस हो जाता है, और जो श्रीनगर से वापस आती है गाड़ी
उसमें कश्मीरी खाना परोसा जाता है। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, जो वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू से जाती है उसमें डोगरी खाना परोसा जाता है, और जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ आती है उसमें कश्मीरी खाना परोसा जाता है। तो बहुत ही एक अच्छा इसका अनुभव है। साथ ही अब बारामूला से आगे उरी तक के लिए रेलवे का डीपीआर तैयार हो गया है और उस प्रोजेक्ट के अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है। साथ ही साथ जम्मू से राजौरी वाले प्रोजेक्ट का भी बहुत तेजी से एक सर्वे डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। और कुछ आए थे विषय कि जो बारामूला से श्रीनगर की लाइन है वहां से 2-3 और नई लाइंस बनाने का बीच में डिमांड आई थी, और उसके बाद में राज्य सरकार ने और एमपीज ने कहा था कि वो लाइन नहीं बनानी चाहिए, तो उन कार्यों को हाल फिलहाल रोक दिया गया है। जो 3 प्रोजेक्ट्स थे जिसका सर्वे आरंभ हुआ था, तो सेब के बागानों को उसमें डैमेज होने की संभावना थी, इसलिए उन प्रोजेक्ट्स को अभी रोक लिया गया है। मुझे नाम याद नहीं है वो प्रोजेक्ट्स, 3 थे, ठीक। डिटेल्स आपको दे देंगे। मैं आता हूँ उत्तराखंड के भी बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट्स में, और इस बार भी बजट रिकॉर्ड बजट दिया गया है। कर्णप्रयाग वाली ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और उसके बाद में और आगे कई तरह के प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में लेने हैं। इसके लिए इस बार बजट है उत्तराखंड का 4,769 करोड़, 4,769 करोड़, 4,769 करोड़। ये कांग्रेस के समय से 26 गुना ज्यादा है। टोटल प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपीस के हैं, 39,491 करोड़ रुपीस। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, और ऋषिकेश रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग का प्रोजेक्ट भी बहुत ही तेजी से आगे जा रहा है। अभी आपने देखा कुछ ही महीनों पहले जो सबसे मेन टनल थी उसका भी ब्रेक थ्रू हो गया था, और वो भी खुल चुकी है टनल, और बहुत जल्दी इसमें पहला सेक्शन अप्रूवल की तरफ जाएगा। पहला इसका सेक्शन ऋषिकेश से आगे का उसका इनॉग्रेशन वाली जल्दी से परिस्थिति आ जाएंगी। तो साथियों, इस तरह से मैंने कवर किया जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। बंगाल मैं ले चुका हूँ दूसरे प्रेस में। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम एक अलग प्रेस में ले चुका हूँ। 3566। अब मैं क्वेश्चंस लूंगा, एक एक करके चलेंगे हम, जैसे कि नहीं ऐसे नहीं चलेंगे, इसमें दूसरे तरीके से चलेंगे। पहले हम उत्तर प्रदेश के सारे क्वेश्चन ले लेते हैं, तब तक आप तैयारी रखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट्स का, फिर महाराष्ट्र और गुजरात के प्रोजेक्ट्स का, और फिर गोवा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, एक एक करके सारे मैं राज्य बोलता जाऊंगा। सबसे पहले यूपी के प्रोजेक्ट्स का लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कोई क्वेश्चन? बुलेट ट्रेन का जो अलाइनमेंट है, आपका प्रश्न आएगा, इसमें बुलेट ट्रेन कौन से शहरों को जोड़ती है। बहुत जल्दी इसका अलाइनमेंट जैसे जैसे फाइनल होगा आपके सामने इसको प्रस्तुत किया जाएगा, और मैं राज्य सरकार के साथ मिलके इन सबको हम ये काम को करेंगे। तो राज्य सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत ही अच्छा सहयोग है सारे प्रोजेक्ट्स में। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स हैं उन सब में बहुत ही अच्छा सहयोग है रेलवे के लिए, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के कोई प्रश्न? कोई इश्यू नहीं, नया है, चालू करेंगे अभी, बहुत जल्दी काम चालू कर, बहुत स्पीड से। आप तो देख ही रहे हो मुंबई अहमदाबाद कितना तेजी से चल रहा है, सारी दुनिया उसको नोटिस कर रही है। बाकी दुनिया में इस तरह का 500 किलोमीटर का प्रोजेक्ट कई जगह 15-15, 20-20 वर्षों से चलता है, यहाँ तो बहुत तेजी से चल रहा है, 5 साल 6 साल के अंदर अंदर कंप्लीट।
वेस्ट टू काशी, काशी टू सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है उसमें अगर हम इकोनॉमिक एडवांटेज देखना चाहें तो बहुत बेनिफिट होगा। कोई भी मान लो फैक्ट्री लगाता है इस कॉरिडोर के साथ में कहीं पर भी, तो मान लो दिल्ली में रहे और दिल्ली से फैक्ट्री तक सुबह काम के लिए निकले वापस आ जाए, तो बड़े शहर में लोग रहना चाहते हैं तो बहुत आराम से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। हेल्थ केयर के लिए कहीं पर भी जाना हो, आज वाराणसी बड़ा हेल्थ केयर का एक सेंटर पूर्वांचल में है, दिल्ली बड़ा हेल्थ केयर का सेंटर है, न्यू जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी को एक हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है। तो इन सबको हेल्थ केयर के लिए, फिर एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, टूरिज्म हो, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट इससे होता है। बजट का सर किससे कैसे करेंगे जी मैं आऊँगा सारे डिटेल में जैसे जैसे प्रोजेक्ट इसके आएगी, ये जो हरियाणा मोस्टली एलिवेटेड होगा। हरियाणा और हिमाचल का अपने बजट अलग अभी एक एक करके करते हैं, पहले यूपी, पहले यूपी। सर जो यूपी के दो हैं बुलेट ट्रेन दिल्ली बनारस सिलीगुड़ी, ये मानो कब तक अभी चालू करते हैं प्रोजेक्ट। डीपीआर बनेगा, डीपीआर के बाद में सैंक्शन होगा। मैं सारा कंटिन्यूसली आपको अपडेट करता रहूंगा। जैसा आपने देखा अभी तक सारे प्रोजेक्ट्स की लगातार आपको अपडेशन मिलती है, वैसे इसमें भी आपको मिलेगा। बुलेट ट्रेन का किराया लगभग कितना होगा? काफी अफोर्डेबल होगा, जैसा भी आपने देखा है। रेलवे मध्यम वर्गीय परिवार और लो इनकम परिवारों की सवारी है, तो इसका भी बुलेट ट्रेन का भी बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा किराया। सर क्या फ्यूचर में नॉर्थ से साउथ को भी बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाएगा? फर्स्ट फेज में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, सेकंड फेज में 7 प्रोजेक्ट्स हैं, तो थर्ड फेज आते आते और भी कई प्रोजेक्ट्स होंगे। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भाषण में भी कहा है, करीब 7000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का देश के लिए विकसित भारत के टारगेट में है। और अब तक जो अप्रूव हुए हैं, वो अब तक जो अनाउंस हुए हैं वो 4000 किलोमीटर के हैं, तो इसके बाद में और भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे ही आने वाले समय में। So one question is that with the infrastructure, जो आप लोग ये bullet trains all across the country, so are these going to be made in those regions? The coaches and the everything is going to be. बिल्कुल देश में ही बनेंगे, देश में बनेंगे। आता हूँ मध्य प्रदेश पे क्वेश्चंस, बोलिए। स्वदेश मध्य प्रदेश के लिए अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं सर, लेकिन क्या बुलेट ट्रेन और इनको इसके लिहाज से देखें तो क्या मध्य प्रदेश इस कनेक्टिविटी से भी जोड़ने जा रहा है? बिल्कुल, भविष्य में सभी बड़े शहर, मध्यम शहर जुड़ेंगे। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन हमारे ट्रैवल का एक मेन माध्यम बनेगा आने वाले समय में। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि एक तो समय कम लगता है, दूसरा पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंस जीरो हो जाती है। पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंस जीरो हो जाती है। जैसा समय की बचत मैंने आपको बताया, आप देखें चेन्नई बेंगलुरु जैसे 2 बड़े शहर 1 घंटे 13 मिनट, बेंगलुरु हैदराबाद जैसे 2 बड़े शहर 2 घंटे में, चेन्नई हैदराबाद जैसे बड़े शहर 2 घंटे 55 मिनट में, मुंबई पुणे मात्र 48 मिनट में, मात्र 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद 2 बड़े शहर 1 घंटे 55 मिनट में, दिल्ली से वाराणसी 2 बड़े शहर और कई शहर बीच में जुड़ते हुए बड़े 3 घंटे 50 मिनट, वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी 2 घंटे 55 मिनट। तो ये बहुत बड़ा समय की सेविंग होगी और बहुत अच्छी कंफर्टेबल जर्नी होती है। और जैसा जापान में देखा, जैसा ताइवान में देखा, साउथ कोरिया में देखा, इन सब देशों में जैसे जैसे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स आए, हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट आए, उस कॉरिडोर के साथ साथ बहुत सारी फैक्ट्रियां जुड़ने लगती है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आने लगती है। फैक्ट्रीज, टाउनशिप्स, आईटी के पार्क्स, सर्विसेज के दूसरे पार्क्स, फूड पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स, ये सब इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के साथ में आने लगते हैं। तो ये दुनिया में सब जगह देखा गया है, तो यहाँ पर भी भारत में भी वैसा ही होगा। ये आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का साधन होगा। एक और क्वेश्चन छोटा सा है, मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल का आपने जिक्र किया, इसलिए पूछिए, चंदेरी हो या माहेश्वरी हो, ये ट्रेन जो है वो मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन अगर रीवा को देखें या फिर उसके अलग थोड़ा हटके थोड़ा नक्सल प्रभावित एरिया दंतेवाड़ा ये सब देखें, तो अभी तक ट्रेन का कनेक्टिविटी उस स्पीड में नहीं है जितना होना चाहिए। बहुत तेजी से बढ़ रही है, कई सारी ट्रेन चालू हुई हैं इन 11 वर्षों में, और भी बहुत सारी होगी। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ जा रही है वैसे वैसे। और अब तो देखें आप कि रेलवे ने
जो पहले 10 वर्ष थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, उसमें 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 5 लाख 4,000 टोटल। और उसके बाद में एनुअल कैलेंडर चालू किया, तो एनुअल कैलेंडर 2024 से शुरू हुआ। 2024-2025 इसमें करीब करीब अब तक 80,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, 80,000। तो जिस तरह से रेलवे का विस्तार हो रहा है और जिस तरह से नई ट्रेन्स आ रही है, नई पटरियां बन रही है, नया इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, नए स्टेशन बन रहे हैं, नए लोग रोजगार में आ रहे हैं, उससे रेलवे का देश के जन जन के लिए इसका बेनिफिट मिलने वाला है, मिल रहा है। और आप देखें कि रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन चला पा रहे हैं। पहले स्पेशल ट्रेन जैसे मान लो छठ और दिवाली का समय था, कांग्रेस के समय में 400-500 ट्रेन स्पेशल चलाते थे, उससे ज्यादा चला ही नहीं पाते थे क्योंकि कैपेसिटी क्रिएट नहीं कर पाए थे। इस बार आपने देखा छठ दिवाली में 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। 12,000 टोटल एक्यूरेट नंबर अगर करो तो 12,400 के आसपास था। 12,400 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। तो ये संभव हो पा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा फोकस के साथ रेलवे का ध्यान दिया जा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि पहले बार बार कहते थे कि भाई पावर प्लांट के अंदर 2 दिन का कोयला है, 2 दिन का कोयला है, 3 दिन का कोयला है। अब किसी भी पावर प्लांट में जितना चाहिए सफिशिएंट कोयला, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, फ्यूल अवेलेबल है, और जितनी भी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट हो, पैसेंजर रिक्वायरमेंट हो, तेजी से नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की थी, और अब तो हर महीने नई गाड़ियां स्टार्ट हो रही है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे आने वाले 5 वर्षों में तो रेलवे का एक पूरा नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। सर रेलवे में मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ आए हम। छत्तीसगढ़, चलिए छत्तीसगढ़ के बाद में हम राजस्थान चलते हैं। कोई नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र चले। हाँ, महाराष्ट्र के प्रश्न कोई। मुंबई सबर्बन रेलवे के लिए क्या है? मुंबई सबर्बन रेलवे के लिए तो आपको मैंने बताया करीब 16,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और 238 नई गाड़ियां जो कि बंद दरवाजे वाली होंगी, एब्सोल्युटली मॉडर्न, जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। 238। हाँ, अभी मुंबई में करीब 350 गाड़ियां, मतलब समझिए करीब 3,400 सर्विसेज डेली है। 3,400 सर्विसेज डेली है। अब ये 3,400 सर्विसेज में 15 कोच की गाड़ियां जगह जगह लगाई जा रही है। जो सबअर्बन को ढंग से फॉलो करते हैं वो देख ही रहे होंगे कि प्लेटफॉर्म को लंबा किया जा रहा है, गाड़ियों को लंबा किया जा रहा है, और अब ये नई गाड़ियां आएंगी, प्लस नए प्रोजेक्ट्स का काम तेजी से चल रहा है। करीब करीब ऑलमोस्ट एवरी मंथ कुछ न कुछ नया उसमें डेवलपमेंट होता है। तो मुंबई में तो सबअर्बन का पूरा स्वरूप बदल जाएगा आने वाले कुछ ही वर्षों में, और ये 238 नई गाड़ियां आएंगी। इससे टोटल पैसेंजर एक्सपीरियंस एकदम नया आ जाएगा, क्योंकि इसमें दरवाजे सब में ऑटोमेटिक बंद होने वाले होंगे। ये सारी एयर कंडीशन गाड़ियां होंगी, और इसमें ऑक्सीजन का बहुत ख्याल रखा जाएगा। मेट्रो की तर्ज पे इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लेकिन मेट्रो से ज्यादा सुपीरियर डिजाइन इनकी की जाएगी, क्योंकि मेट्रो में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी सबअर्बन में ज्यादा रश होता है। उस रश के हिसाब से अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कैसे मैक्सिमाइज किया जाए और किस तरह से दरवाजों की क्लोजिंग को बहुत सेफ रखा जाए, उन सब का ध्यान रखते हुए किया जा रहा है। ये तो तेजी से काम चल ही रहा है। ऑलरेडी इसका टेंडर ऑलरेडी इनवाइट हो चुका है, बहुत जल्दी अवार्ड हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी। So the Bombay, Pune, Hyderabad, what's going to be the frequency on a daily basis? देखिए, जो बुलेट ट्रेन का है ना, बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि शुरुआत करेंगे, जैसे मान लो मुंबई अहमदाबाद है, वैसे ही मुंबई पुणे होगी, पुणे हैदराबाद होगी जो, तो या दिल्ली वाराणसी होगी। तो शुरुआत करेंगे, जब शुरू करेंगे तब 1-1 घंटे या 2-2 घंटे के गैप पे चलाएंगे। जैसे पूरा प्रोजेक्ट स्टेबलाइज हो जाएगा तब फिर और फ्रीक्वेंटली चलाएंगे। तो जैसे हमने बाकी दुनिया के दूसरे देशों में देखा है, टोक्यो से ओसाका जो बुलेट ट्रेन है वो पीक आवर्स में हर 15-20 मिनट में एक बार चलती है। वैसे ही भारत में भी पीक आवर्स में 15-20 मिनट में चलेगी, और नॉन पीक आवर्स में गैप ज्यादा रहेगा। तो प्रैक्टिकली किसी भी समय आप जाएं, आराम से बैठ के और बहुत ही
कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। सर जो है फ्यूल का कैसे ये करेंगे? इलेक्ट्रिकल है सारी, इलेक्ट्रिकल सारी। सफिशिएंट इलेक्ट्रिक। हाँ। महाराष्ट्र में टोटल कितने रिनोवेशन हो रहे हैं स्टेशन के? महाराष्ट्र में टोटल 132 स्टेशन का पुनर्निर्माण, ये रिनोवेशन नहीं है भाई, पुनर्निर्माण है, नवनिर्माण है, नवनिर्माण है। और सर ये कांग्रेस के कार्यकाल से कितने ज्यादा है बजट, ये नहीं बताया था। मैंने बताया ना 20 गुना ज्यादा है कांग्रेस के समय से, 20 गुना ज्यादा है। चलिए आगे चले। गुजरात केम छो? गुजरात का फेज जो फ्रेट कॉरिडोर है वो कंप्लीट होने को आया, करीब गुजरात के हिस्से में तो पूरा हो गया है, और बुलेट ट्रेन भी गुजरात के हिस्से में इस दिसंबर तक पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर 2026 तक पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 2027 तक गुजरात का सेक्शन पूरा हो जाएगा कंप्लीट, मतलब वापी से लेके अहमदाबाद तक कंप्लीट 2027 तक हो जाएगा। 2027 में पहली ट्रेन भी चला लेंगे, बुलेट ट्रेन। साथ ही साथ फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो गया गुजरात में, और बताया आपको 17,366 करोड़ 17,366 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। टोटल प्रोजेक्ट 1,28,000 करोड़ के चल रहे हैं गुजरात में, और अमृत स्टेशन 87 बन रहे हैं। और अभी सोमनाथ जी में जो बड़ा सोमनाथ दादा जो बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसके बाद से तो देश भर से सोमनाथ जी के लिए गाड़ियों का डिमांड आ रहा है, तो अभी बहुत जल्दी कुछ और नई गाड़ियां भी चालू करेंगे। सर महाराष्ट्र वाला कुंभ का भी, हाँ, नासिक कुंभ के लिए बहुत तैयारी हो रही है। नासिक कुंभ के लिए, उज्जैन कुंभ के लिए बहुत बड़ी तेजी से, और गोदावरी कुंभ के लिए आंध्रा में, कुंभकोणम तमिलनाडु में, इन चारों जगह के लिए कुंभ के लिए बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। और जिस तरह से आपने महाकुंभ में तैयारियां देखी थी, वैसी ही फैसिलिटीज यहाँ पर भी बनेंगी। बहुत मैसिव तैयारी चल रही है, नासिक के लिए हो, उज्जैन के लिए हो, गोदावरी में हो, या फिर अपने साउथ में कुंभकोणम में, सब जगह, तमिलनाडु में सब जगह बहुत तैयारियां चल रही है कुंभ के लिए। हमारी आस्था के प्रतीक हैं, और जो आस्था कई वर्षों तक बिल्कुल इग्नोर करके रखी जाती थी, आज उस आस्था में सभी लोग भाव विभोर हैं, और उस आस्था को फिर से पुनर्जीवित कर चुके हैं। कितनी ज्यादा गाड़ियां जाएंगी? बहुत सारे, मैं पूरा डिटेल उसकी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। जो सूरत से डांगनी का जो फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस हुआ है, इसका क्या स्टेटस है अभी? इसका 2052 किलोमीटर का ये है। इसका डीपीआर जल्दी बनने लगेगा। एक पूरी अलग से स्पेशल टीम बनाएंगे इसकी, जो कि पूरे प्रोजेक्ट का एक मिलीमीटर, एक किलोमीटर का कंप्लीट मैपिंग करके जल्दी से इसका डीपीआर बनाएंगे, और बहुत जल्दी आगे इस काम को आगे लेके जाना है, बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे। कौन सा डीएफसी में इन्वॉल्व होगा? अभी ये डीएफसी ही है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ही है। 2 फ्रेट कॉरिडोर पहले से थे, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। ये है ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर। अभी देखो, जैसे जैसे आगे प्रोजेक्ट बढ़ता है वैसे पता चलेगा, वो तो कैबिनेट डिसाइड करेगा, कैबिनेट डिसाइड करेगा कैसे कह सकता हूँ। मोस्टली डीएफसी इसी करेगा, ये एक ऑलरेडी इस काम के लिए बनी हुई है। इसमें बंगाल तक, हाँ, बंगाल से गुजरात, मोस्टली डीएफसीसी करना चाहिए, क्योंकि उसी का ही, ये डीएफसीसी का ही काम है फ्रेट कॉरिडोर बनाना। ओके, पंजाब। चंगा I think in the parliament question it was said that Delhi to Amritsar bullet train will also be there. In this, देखो अभी मैंने जैसा आपको बताया, आपकी और हमारी वेवलेंथ मैच होती है, मुझे समझ में आ जाता है। For clarity, so that I don't go wrong. So that is not there. Has it been dropped or it will come? Second, sir, many of the corridors which are proposed 7 have been tweaked. Some have been extended, some have been cut short. The reason. Third question, sir, because I'm asking because it's being held in Rail Bhavan, so there is a question from the headquarters. Like despite getting more passengers, more freight, why revenue in all sections have gone down? क्या कहा आपने? Revenue gone down. Traffic revenue both. नहीं, रेवेन्यू तो बढ़ा है। नहीं सर, देखिए रिवाइज एस्टिमेट का काम है सर। नहीं भाई, क्या कह रहे हो I आप? can show you. नहीं, I think rail ministry people might be misleading. दिखाओ जरा कागज में। पिछले साल कितना रेवेन्यू था, इस साल कितना रेवेन्यू है? Both. freight and passenger.
नहीं, पिछले साल का देखो, नहीं आप पूरा दिखाओ ना, रेवेन्यू लाओ ना। कहाँ है? मेरे डायरी में लिखा हुआ है। कहाँ किस तरह से लाते? इसका मैं क्या देखने को? वो आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन लेता हूँ मैं, तब तक आता हूँ। देखो 24-25 में ये रेवेन्यू लाओ ना भाई, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो आप। बी टू आर कंपैरिजन नहीं होता दीपक जी, आप समझते हो, एक्चुअल से कंपैरिजन करना चाहिए हमेशा। सुनो, पैसेंजर रेवेन्यू 24-25 में पैसेंजर रेवेन्यू ईयर टू ईयर कंपैरिजन करते थे ना। सुनो, अभी आपकी क्या उम्र है? अभी आपकी क्या उम्र है? 49। पिछले साल आपके, मेरी बात सुनो ना, पिछले साल कितने साल के थे आप? पिछले साल कितने साल के थे? 48, राइट। तो पिछले साल से कंपेयर करोगे, पिछले साल 48 साल के थे, इस साल 49 साल के, राइट। पिछले साल रेवेन्यू था पैसेंजर का 75,000 करोड़, इस साल रेवेन्यू है 25-26 का 80,000 करोड़। तो बढ़ा है या कम हुआ है? दादा मैं वही कह रहा हूँ, 75,000 से 80,000 करोड़ बढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल। अरे दादा, आरी विद बी कंपैरिजन नहीं होता है। पिछले साल से इस साल का आरी कंपेयर किया जाता है। आप गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना भाई पिछले साल मान लो 1617 मिलियन मैट्रिक टन किया, इस साल कर रहे हैं 1650, 1652 या 53 होगा। तो पिछले साल से ही कंपेयर करेंगे ना। टारगेट तो हमेशा एस्पिरेशनल रखते हैं ना, ज्यादा रखते हैं हमेशा टारगेट रखते हैं ज्यादा, जिससे कि लोग और मेहनत करें। लेकिन कंपैरिजन हमेशा लाइक टू लाइक होना चाहिए, ऑरेंज टू ऑरेंज, एप्पल टू एप्पल। ऑरेंज और एप्पल को कंपैरिजन नहीं करते ना दादा, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं। आरी टू बी ही करेंगे ना सर। नहीं भाई, पिछले साल के एक्चुअल से इस साल के आरी को कंपेयर करते हैं हमेशा। No, I'm talking about the FY27. The budget is still. अरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, 24-25 में 75,368 करोड़ रुपीस का पैसेंजर रेवेन्यू था, 25-26 में 80,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। अब मैं फ्रेट का बोलता हूँ, 24-25 में 1,71,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था फ्रेट का 24-25 में, 25-26 में 1,78,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। तो दोनों बढ़े हैं ना, कम कहाँ हुए? कहाँ कम हुए? टोटल रेवेन्यू देखो तो 2,65,000 करोड़ था, वो बढ़ के 2,78,000 करोड़ हो गया। 2,65,000 करोड़ से बढ़ के 2,78,000 करोड़ हो गया। और लगातार 3 साल हो गए ब्रेक इवन हो रहा है, लगातार 3 साल हो गए ब्रेक इवन हो रहा है, और इस साल भी होपफुली ब्रेक इवन होगा रेलवे के अकाउंट्स का। अब आपके देखो, बुलेट ट्रेन में जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप कोई जैसे गाड़ी चलाते हो, तो जब आप गाड़ी 40-50 की स्पीड पे चलाते हो तो उसका वाइब्रेशन का लेवल एक होता है। 100 की स्पीड पे चलाते हो, उसका वाइब्रेशन, कंट्रोल, विंड के साथ उसका इंटरेक्शन वो अलग होता है। 200 की स्पीड पे चलाते हो, वंदे भारत की 180 की जो स्पीड है उसका अलग है। और जब 350 के लिए डिजाइन करते हैं, 350 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन करते हैं, उसका टोटली अलग होता है। जो ट्रेन और व्हील का इंटरेक्शन होता है, ट्रेन मतलब ट्रैक और व्हील का जो इंटरेक्शन होता है वो डायनामिक ही एकदम अलग होता है। जो इलेक्ट्रिकल ओवरहेड वायर और पेंटोग्राफ के बीच में इंटरेक्शन होता है, 350 की स्पीड पे जब गाड़ी चल रही है तो कैसे इलेक्ट्रिकल वायर में से करंट ड्रॉ करनी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और जो गाड़ी जब 350 की स्पीड के लिए डिजाइंड है, चल रही है जब, तो उसके चारों तरफ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और उसके आगे एक साउंड का वैक्यूम वाला कॉलम चलता है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल थिंग। इसीलिए पहले फेज में एक प्रोजेक्ट लिया गया, जिससे कि उस फेज में एक प्रोजेक्ट से देश में क्षमता बने, टेक्निकल कैपेबिलिटी बने,
और आपने देखा जो बड़ी बड़ी मशीनें इसमें लगी हुई ना, उन मशीनों का निर्माण, उन मशीनों का डिजाइन भारत में हुआ, जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और उसमें जो जुड़े लोग वो आज एक्सपोर्ट करने लग गए उन मशीनों को। तो ये बहुत बड़ी कैपेसिटी देश में बनी है, कंस्ट्रक्शन की कैपेसिटी देश में बनी है। जिस क्वालिटी से काम हुआ है, जो डिजाइन हुआ है, जापान के इंजीनियर्स भी बोलते हैं कि जापान का जब अगला प्रोजेक्ट होगा उसमें भारत वाली नो हाउ जापान लेके जाएंगे। ये वहां के इंजीनियर्स बोलते हैं 1-on-1 मीटिंग्स में। तो ये बहुत बड़ी एक लर्निंग कर्व है, वो लर्निंग कर्व कंप्लीट हुआ। उसके बाद में 7 प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, जैसा हमने बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी लिखा था। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट सब जगह के प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे। तो इस सेकेंड फेज में 7 प्रोजेक्ट लिए। इन 7 प्रोजेक्ट से टोटल करीब करीब 4000 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर बनता है। इन 7 + 1 मिला लो तो 4500 किलोमीटर का बनता है। हमारे विकसित भारत के रोड मैप में करीब 7000 किलोमीटर्स का हाई स्पीड कॉरिडोर्स का प्लानिंग है। तो इस फेज के बाद में भी और कई प्रोजेक्ट्स आएंगे। कई राज्य हैं जिनकी डिमांड है, जिन राज्यों को भी डेफिनेटली आने वाले समय में, आने वाले फेजेस में दादा ही इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए गोवा, एनी क्वेश्चंस? ओके, हिमाचल। हाँ, वो हिमाचल में आपने कांग्रेस की सरकार के समय में कितना, उससे 27 गुना ज्यादा है। 27 गुना। कांग्रेस के समय तो बहुत ही कम है। हरियाणा का भी रह गया आगे जी सब कांग्रेस का हरियाणा और हिमाचल दोनों का रह गया। 11 गुना ही हरियाणा में, 11 गुना। हरियाणा का कोई क्वेश्चन? हरियाणा में बुलेट ट्रेन की अपना हाइड्रोजन ट्रेन की कंप्लीट टेस्टिंग होने वाली है, कंप्लीट फाइनल टेस्टिंग होने वाली है जल्दी। हाइड्रोजन ट्रेन का भी जल्दी इनॉग्रेशन होगा। ये फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा को कैसे कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा आप रिपीट करें। फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा का लुधियाना से चालू होता है। हरियाणा से मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन है सर। वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। हरियाणा से एक क्वेश्चन हमारा, गुड़गांव से आगे एक लाइन है गड़ीहार सरू से फरूख, ये 12 किलोमीटर की लाइन है। एक प्रोजेक्ट का, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का जनरल मैनेजर साहब से पूछेंगे। ये ब्रिटिश काल की लाइन है जो गरीब के पास जाके समाप्त हो जाती है, उसके आगे कोई लाइन नहीं। इसको झज्जर से जोड़ने की बात हुई। सुनिए, एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का जीएम नॉर्दर्न रेलवे अलग से प्रेस करेंगे, उसमें बताएंगे ना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का। सर, ये 7 न्यू कॉरिडोर का डीपीआर कब तक हो जाएगा? बनाएंगे, जल्दी काम चालू करेंगे। उत्तराखंड का कोई क्वेश्चन नहीं? तो सर, हरिद्वार के लिए आपने नहीं बताया कि तैयारी कैसी है? हरिद्वार की तैयारी बहुत अच्छी है। वहां पे कंप्लीट मास्टर प्लान, हरिद्वार का डिजाइन अलग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हरिद्वार में मेजर रिक्वायरमेंट जो पैसेंजर्स का है वो है किस तरह से बहुत अच्छा खुला एरिया मिले और बहुत ही कम कॉस्ट में रहने की व्यवस्था हो। तो जो पहले स्टेशन फोकस्ड डिजाइन डेवलपमेंट कर रहे थे, अब वैसे नहीं करके वहां पे लिविंग एरिया फोकस्ड डिजाइन करना पड़ेगा। जैसा खूब फीडबैक आया, बहुत लोगों से बातचीत की, मेरे ख्याल से 2000 से अधिक लोगों से बातचीत की, तो उस हिसाब से उसका स्टेशन का डिजाइन अलग तरीके से करेंगे। और उसमें कैपेसिटी बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया से वेस्टर्न जगह, सब जगह से हरिद्वार के लिए ट्रेन्स की डिमांड आती रहती है। जम्मू कश्मीर आएगा ना, मैंने अभी सेकंड फेज बताया आपको, और भी आएंगे आगे, आने वाले समय में भी और फेजेस आएंगे। जम्मू कश्मीर देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जम्मू के बाद में बहुत हाई ऑल्टीट्यूड चालू होता है। तो हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत ही अलग तरह की डिजाइन होती है। जैसे मैं अभी डावोस से ज्यूरिक जब आया, तो डावोस से पहाड़ वाला क्षेत्र, जो हाई ऑल्टीट्यूड वाला क्षेत्र था, वहां से नीचे उतरने के बाद में जैसे ही प्लेन में आए, तब ट्रेन चेंज करके दूसरी ट्रेन में बैठे। जो हाई ऑल्टीट्यूड वाली ट्रेन थी वो अलग ट्रेन थी, और हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतर के जैसे प्लेन के एरिया में आए, तब वहां पे आते ही ट्रेन चेंज करके दूसरी ट्रेन में बैठे। तो अभी मैं जैसे डावोस से ज्यूरिक ट्रेन से ही आया था। अच्छा, बाय द वे, डावोस से ज्यूरिक जब ट्रेन से आया तो मैंने कई पैरामीटर चेक किए। वंदे भारत हर पैरामीटर पे किसी भी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन से बेटर है, कंपेरेबल है,
मतलब एक्सीलरेशन पे, वाइब्रेशन में, साउंड लेवल पे, हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कंपेरेबल है। और ट्रेन का किराया, मतलब चलो स्विट्जरलैंड बहुत अमीर देश है, वहां 20 गुना ज्यादा है वंदे भारत से, 20 गुना ज्यादा है वंदे भारत से, 20 टाइम्स ज्यादा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मतलब लेकिन ट्रेन अपनी बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी 2 साल पहले भी ट्रैवल करके पूरे पैरामीटर्स चेक किए थे और इस बार वापस सभी पैरामीटर्स चेक किए। सेटिस्फेक्शन है, देश का गौरव है कि हमारी जो ट्रेन्स बनी है वो वाकई बहुत अच्छी बनी है। सर आपका जैन कभी भी ये हो किसी टाइप के 2 टाइप्स का ट्रेन चलाने का आप कोशिश करेंगे? बिल्कुल चलेंगे। So in those countries they have a Ural pass. So India में you're planning to bring any kind of passes for? इंडिया में तो बहुत सस्ती वैसी ट्रेन सर्विसेज, बहुत सस्ती है। ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड का स्पेशल ध्यान रखना ही पड़ेगा। बहुत कम प्रेशर होता है वहां पे बाहर, बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें। जम्मू कश्मीर में उरी तक ले जाने वाली बात मैंने बताई थी ऑलरेडी। चलिए, धन्यवाद।